कहानी की शुरुआत में हम एक अनुभवी मछुआरे को देखते हैं जो हजारों बार पहले की तरह समुद्र में जा रहा है। वह अपनी नाव से जाल फेंकता है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है और जाल नीचे समुद्र में किसी चीज में फंस जाता है। मछुआरा नीचे गोता लगाता है, लेकिन वह वापस सतह पर नहीं आ पाता क्योंकि मछलियों का एक बड़ा स्कूल उसे घेर लेता है। आमतौर पर एक लाइटहाउस की रखवाली करने वाली महिला जर्मनी में अपने एक साथी से दुनिया की खबरों पर बात करती है। उसके मॉनिटर पर एक सिग्नल आने से वह बातचीत रोक देती है और जांच करने के लिए दौड़ पड़ती है। चार्ली को जूडी नाम की किसी चीज तक तैरना पड़ता है और पानी में गोता लगाकर एक सेंसर निकालना पड़ता है जो किसी तरह मछली पकड़ने के जाल में उलझ गया है। कनाडा में भी अजीब चीजें हो रही हैं। एक युवा व्हेल शोधकर्ता लियोन को वैंकूवर के सिटी बीच पर बुलाया जाता है, जहां कुछ घंटे पहले एक विशालकाय हत्यारी व्हेल किनारे पर आकर फंस गई थी। जानवर की जांच करने के बाद वह यह पता लगाने के लिए मछली पकड़ने के घाट पर जाता है कि शिकारियों में से किसने हत्यारे व्हेल को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। एक बूढ़ा मछुआरा लियोन को अपनी नाव पर ले जाता है और उसे जहाज का वो हिस्सा दिखाता है जिसे व्हेल ने काट लिया था। लियोन उस कहानी पर यकीन नहीं करता, लेकिन बूढ़ा कहता है कि मछुआरे उससे झूठ नहीं बोलेंगे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए व्हेल को मारना पड़ा। चार्ली और उसका नया दोस्त समुद्री जानवरों की आबादी को ट्रैक करने के लिए एक ठीक किए गए सेंसर को समुद्र में छोड़ते हैं। वे नाव के आसपास मीथेन बर्फ के टुकड़े देखते हैं जो अक्सर सतह पर आ जाते हैं, लेकिन आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लियोन अंततः व्हेल की आवाज सुनता है और उसे पता चलता है कि उन्हें तट के विभिन्न स्थानों पर देखा गया है। समुद्र में जाने से पहले वह अपनी प्रेमिका लिजी को फोन करता है, जो पहले ही पर्यटकों को अपनी नाव पर जंगली में हत्यारे व्हेल देखने के लिए ले गई है। लियोन की नाव के बगल में एक विशाल व्हेल दिखाई देती है। कुछ मिनटों के लिए रुकने के बाद विशाल व्हेल पानी के नीचे गायब हो जाती है, लेकिन ओरकास की एक पूरी फली उसकी जगह ले लेती है। लिजी पर्यटकों को डेक पर ले जाती है और हर कोई विस्मय में देखता है क्योंकि व्हेल दिखाई देती है। हम्पबैक की विशालकाय व्हेल भी जहाज के बगल में दिखाई देती है और पर्यटक इसे करीब से देख पाते हैं। व्हेल का अजीब व्यवहार लियोन को छोड़कर सभी को खुश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। व्हेल का अगला हमला नाव के बीचों बीच होता है। लियोन दुर्घटनास्थल पर पहुंचता है और बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब ओरकास का झुंड पर्यटकों का शिकार कर रहा है। लियोन लिजी को बचाने में असमर्थ है। कहानी अब एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में चलती है। बाजार से ताज़ा सीफूड लाने के बाद शेफ लॉबस्टर बनाने का प्लान करता है, लेकिन उनमें से एक लॉबस्टर उस आदमी के चेहरे पर कोई अज्ञात तरल पदार्थ फेंक देता है। चेहरा पोंछने के बाद शेफ काम करता रहता है, लेकिन शाम होते होते उसे और 2 अन्य रसोइयों को बीमार लगने लगता है। उसी शाम शेफ की मौत हो जाती है और 2 युवा रसोइयों को आईसीयू में ले जाया जाता है, जहां टेस्ट के नतीजे आने का इंतजार होता है कि आखिर हुआ क्या है। इसी समय समुद्र में एक नॉर्वेजियन जहाज असामान्य घटना को देखने के लिए कैमरा नीचे करता है। बर्फ के कीड़ों का हमला। अध्ययन के लिए कुछ नमूनों को सतह पर लाया जाता है और वैज्ञानिक को एक नई विचित्रता पता चलती है। इन जीवों के जबड़े होते हैं और ये कई गुना तेजी से पैदा होते हैं। एक आयोग बनाया जाता है और सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्होंने कीड़े और बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोज ली है। लियो एक मछली पकड़ने वाली नाव के मालिक से बात करता है, जो एक दिन पहले हम्पबैक व्हेल द्वारा दूसरी नावों पर हमले का गवाह भी था। इसके अलावा लियो ने एक और असामान्यता दिखाई है। समुद्र से लौटी जहाज की तलहटी घोंघों की एक मोटी परत से ढकी हुई है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। वैज्ञानिकों का एक समूह उस मिट्टी की जांच के लिए समुद्र के तल पर एक नमूना लेने का उपकरण फेंकता है, जहां कीड़े पाए गए थे, लेकिन मीथेन गैस रिसाव के कारण विस्फोट हो जाता है। जहाज बच तो जाता है, लेकिन टीम बहुत डर जाती है। वैज्ञानिक न केवल ऑपरेशन के दौरान हुई गलती से डरे हुए हैं, बल्कि टेस्ट के नतीजों से भी डरे हुए हैं। समुद्र तल पर गर्मी के अलावा ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो बर्फ खाते हैं और बहुत नीचे तक पहुंच सकते हैं। जब कुछ अजीब होता है और मॉनिटरों पर खतरनाक रीडिंग दिखाई देती हैं, तो जैस चार्ली के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है। जहाज के नीचे का पानी उबलने लगता है और कोई चीज उसे गहराई में खींच लेती है। कहानी अब वेनिस में चलती है। प्यार में पड़ा एक युवक पुल पर कविता पढ़ रहा होता है कि अचानक किताब उसके हाथों से गिरकर नहर में जा गिरती है। जोड़ी तुरंत ही किताब के बारे में भूल जाती है
क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक और भी अजीब दृश्य होता है। हजारों विशाल जेलीफिश सतह पर आ जाती हैं। संक्रमित शेफ से लिए गए बैक्टीरिया के विश्लेषण से पता चलता है कि यह एक नया स्ट्रेन है जो रक्त कोशिकाओं को खाता है। यह पता चलता है कि तट पर स्थित रेस्तरां में जाने के बाद कई और लोगों की मौत हो गई है। लियोन एक मृत व्हेल का ऑटोप्सी करने की इजाजत मांगता है। वो ये पता लगाना चाहता है कि प्रदूषण व्हेल को कैसे प्रभावित करता है और क्या ये उनकी हिंसक आदतों से जुड़ा हुआ है। व्हेल के शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो वैज्ञानिकों को डराए, लेकिन लियोन को उसके दिमाग में एक अज्ञात पदार्थ मिलता है जिसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। संक्रमण का एक और शिकार सामने आता है, कार धोने वाली जगह का एक युवक। सभी घटनाओं को जोड़कर वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि बैक्टीरिया रेस्टोरेंट से पानी की सप्लाई के जरिए फैला। लियोन को व्हेल के और हमलों के बारे में खबर मिलती है। नक्शा देखने पर लियोन को एक पैटर्न दिखाई देता है। व्हेल के साथ ये सारे बदलाव माइग्रेशन के दौरान हो रहे हैं। अपने शक को दूर करने के लिए लियोन उस जगह पर जाने का फैसला करता है जहां व्हेल आराम करने के लिए रुकती हैं। समुद्र में गोता लगाना लगभग हादसे में खत्म हो जाता है, लेकिन लियोन किसी तरह एक व्हेल पर कैमरा लगाने में कामयाब हो जाता है और वापस निकल आता है। सिगार को पता चलता है कि जापानियों को भी ये कीड़े मिले हैं, लेकिन वो दुनिया को बताने की जल्दी में नहीं है। कैमरे की रिकॉर्डिंग 2 अलग अलग प्रयोगशालाओं में देखी जाती है। लियोन की फुटेज दिखाती है कि व्हेल का झुंड बहुत नीचे चला गया, जहां उन्हें अजीब सी चमक का सामना करना पड़ा। दूर एक नए हादसे की खबर आती है। एक छोटे से गांव की सड़कों पर केकड़ों का झुंड रेंगने लगता है। समुद्र तल की एक और तस्वीर आखिरकार रहस्य से पर्दा उठाती है। पता चलता है कि तेल और गैस कंपनियों में से एक मनाहीशुदा इलाके में बर्फ काट रही थी और उसने कई किलोमीटर तक समुद्र तल को नुकसान पहुंचा दिया। जहाज से जांच के लिए कुछ और सीप इकट्ठा करने के लिए लियोन को सुरक्षा गार्डों से बचते हुए बंदरगाह पर जाना पड़ता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। सुबह जहाज के जापानी मालिक श्री साटो लियोन से संपर्क करते हैं। वो लियोन को दोबारा इस तरह से उनकी जमीन पर न आने के लिए कहते हैं, लेकिन रिसर्च के लिए सभी जरूरी चीजें मुहैया कराने का वादा करते हैं। चार्ली को अब जाकर जेस द्वारा हादसे से कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड किया गया संदेश मिलता है। गुस्सा शांत होने पर वो रिकॉर्डिंग में कुछ खास बातें नोटिस करती है। मसलन जहाज की खिड़की के पीछे चमक। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सतह पर आने वाले केकड़ों को प्रयोगशाला में लाया जा रहा है। जैसा कि उम्मीद थी, वो भी एक अजीब पदार्थ से भरे हुए हैं जो खून के कोशों को सोख लेता है। चार्ली बार बार वीडियो देखती है, ये समझ नहीं पा रही कि इसमें और क्या गड़बड़ है। आखिरकार उसकी सुनने में एक आवाज आती है जो गहरे समुद्र की रिकॉर्डिंग वाली आवाज से काफी मिलती जुलती है। प्रयोगशाला से संपर्क करती है और उन्हें रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा दिखाती है जिसने उसका ध्यान खींचा। लेकिन उसकी सख्त बॉस कैटरीना सभी वैज्ञानिकों के विचारों को खारिज कर देती है। अलग अलग रिकॉर्डिंग की आवाज को सिर्फ बेकार का शोर समझती है। वो चार्ली को काम खत्म करने और सर्दी के लिए स्टेशन बंद करने का आदेश देती है, लेकिन गुस्सा शांत करने और चार्ली की बातों पर ध्यान देने के बाद कैटरीना फिर भी इस थ्योरी को परखने का फैसला करती है और वैज्ञानिकों के एक समूह और गहरे पानी के उपकरण के साथ हेलीकॉप्टर द्वीप पर आता है। उपकरण को सिगोर द्वारा द्वीप पर पहुंचाया जाता है और चार्ली को सौंपने के बाद वो जाने ही वाला होता है कि उसी समय वैज्ञानिकों को मुख्य भूमि से आपातकालीन संदेश मिलते हैं। वो सिर्फ सिगोर से संपर्क कर पाते हैं और उसे बताते हैं कि भयानक सुनामी तट की ओर बढ़ रही है। जो लोग इसे अपनी आंखों से देखते हैं वो समझ जाते हैं कि बचने का कोई मौका नहीं है। सिगोर चार्ली को चेतावनी देने में कामयाब हो जाता है और वो सम्मेलन छोड़कर निकल जाते हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट देते हैं कि खोजे गए बैक्टीरिया जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करते हैं और जल्द ही सभी को पानी के स्रोतों से बहुत दूर भागना होगा। लियोन अपने मछुआरे दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी जमीन पर रहने के लिए तैयार नहीं है और अपने परिचित वातावरण में मरना पसंद करते हैं। रहीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए लियोन से संस्थान में मिलता है। सबसे तेज दिमाग जो हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और ज्यादातर इस बात से सहमत होते हैं कि कोई ताकत काम कर रही है जो लोगों को समुद्र से बाहर निकालना चाहती है। सिर्फ कैटरीना बाकी सभी के खिलाफ है। वो सालों के अनुभव से मिले ज्ञान और विश्वास को छोड़ने से इनकार करती है, इसलिए वो समूह को विज्ञान के आधार पर तार्किक स्पष्टीकरण खोजने का आदेश देती है। अपने गुरु के विरोध के बावजूद
वैज्ञानिकों का समूह अपने सिद्धांत को जनता के सामने रखता है। सरकार को यह यकीन दिलाता है कि बैक्टीरिया से संक्रमित समुद्री जीव जानबूझकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। वो इस नई बुद्धिमत्ता को एक नाम भी देते हैं। हालांकि उनका ये संस्करण सिर्फ शीर्ष अधिकारियों की खिंचाई का कारण बनता है, जो किसी अज्ञात बुद्धिमत्ता के साथ बातचीत करने के बजाय समस्या का अधिक वैज्ञानिक समाधान खोजने का सुझाव देते हैं। खगोल भौतिक विज्ञानी सामंथा ग्रोव वैज्ञानिकों की मदद के लिए आती है। राजनेताओं के विपरीत उसने रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और इस बात से सहमत है कि विभिन्न रिकॉर्डिंग की अजीब आवाज एक अपरिचित दुनिया की भाषा की सभी विशेषताओं को दर्शाती है। इसके अलावा उनकी टीम अंटार्कटिका से बिल्कुल वैसा ही सिग्नल लेने में कामयाब हो गई। एक और प्रभावशाली शख्स जापानी मिफुनो भी सिगोर के सिद्धांत में भरोसा करता है और उसकी इस कोशिश को फंड देने के लिए तैयार हो जाता है, ये उम्मीद करते हुए कि इससे दुनिया बच सकेगी। सिगोर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें मिशन की शुरुआत के बारे में बताता है। वो सबको ध्यान से सोचने और खतरों को समझने का सुझाव देता है और जो लोग पूरा रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं, वो 48 घंटों में आर्कटिक के लिए निकलने वाले अभियान में शामिल हो सकते हैं। वैज्ञानिक अपने प्रियजनों को अलविदा कहने और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए घर जाते हैं। बहुत से लोगों के रिश्तेदारों ने उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन हर कोई समझता है कि ये चीजों को ठीक करने का उनका आखिरी मौका है। वैज्ञानिकों के हिसाब से बुद्धिमान बैक्टीरिया का सबसे बड़ा जमाव अंटार्कटिका की एक घाटी में है, जहां वो शायद करोड़ों सालों से रह रहे हैं। टीम संपर्क स्थापित करने की तैयारी कर रही है और हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, साथ ही एक युवा पत्रकार को इंटरव्यू भी दे रहा है। आखिरकार जहाज पर लगे उपकरणों में गड़बड़ी होने लगती है और वैज्ञानिक रहस्यमय जीव से सिग्नल लेने की तैयारी करते हैं। मिफुनो की सहायक सारा लियोन के पास बैठ जाती है और उसे बताती है कि अगर उसके बॉस के लिए ना होता तो वो कभी उनके सिद्धांत पर यकीन नहीं करती। उनके बॉस ने ये साबित किया है कि उनकी अंतरात्मा कभी गलत नहीं होती। समंथा एक योजना बना रही है। वो जीव के ऑडियो सिग्नल में एक मानव बच्चे के रोने की आवाज जोड़ना चाहती है और ये रिकॉर्डिंग उन्हें वापस भेजना चाहती है ताकि ये बताया जा सके कि वे संवाद करने के लिए तैयार हैं। चार्ली अपने एक साथी से उसे भी गोताखोरी के उपकरण में अपने साथ नीचे ले जाने के लिए कहती है। जहाज लंगर डाल देता है और वैज्ञानिक ध्वनि संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। इस बीच वो बहादुर कपल कैप्सूल में चढ़ जाते हैं और गहराई में गोता लगाने की तैयारी करते हैं। पूरी टीम किसी भी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रही है और आखिरकार रडार पर हलचल दिखाई देती है और सेंसर एक ध्वनि संकेत पकड़ते हैं। कैप्सूल से टीम कैप्टन के ब्रिज से संपर्क करने की कोशिश करती है कि उनके पंखे खराब हो रहे हैं और उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन बातचीत काम नहीं कर रही है। मुख्य पायलट लूथर वापस लौटने के लिए तैयार है, लेकिन चार्ली को कुछ हलचल दिखाई देती है और वह यह देखने के लिए रोशनी बंद कर देती है कि आगे क्या होता है। जहाज पर भी उन्हें कुछ आता हुआ दिखाई देता है। सियोगोर जोर देकर कहता है कि कैप्टन पनडुब्बी को वापस बुलाए, लेकिन वे चालक दल से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लूथर अब और जोखिम नहीं लेना चाहता और वह नाव को जहाज पर खींच लेता है। एक हैच खुलता है ताकि कैप्सूल को एक विशेष डिब्बे में ले जाया जा सके। उसी समय चार्ली को उनके चारों ओर एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बताती। इस बीच सामंथा रिपोर्ट करती है कि वे संपर्क स्थापित करने में सफल रहे हैं। ध्वनि संकेत वापस आ गया है और बच्चे के रोने की आवाज को इस रूप में बदल दिया गया है कि बैक्टीरिया मनुष्यों के संदेश को समझ गया है। लूथर पत्रकार को बताता है कि उसने गहराई में कुछ नहीं देखा और जो कुछ भी चार्ली ने देखा वह शायद उसकी कल्पना का ही एक हिस्सा था। फिर भी सामंथा ईआर संदेशों को समझने की कोशिश करती है ताकि उन्हें एक प्रतिक्रिया संकेत के रूप में इकट्ठा किया जा सके जिसे बुद्धिमान जीव समझ सके। कैप्सूल के साथ डिब्बे में रहते हुए पत्रकार को पूल में एक चमक दिखाई देती है। जहाज की रोशनी चली जाती है और दखल शुरू हो जाता है। जब सब कुछ बहाल हो जाता है तो कैप्टन मॉनिटर पर पत्रकार का शव गिरा हुआ देखता है। डॉक्टर चेस लड़की को बचाने की कोशिश करती है और उसके होठों पर उसे मस्तिष्कमेरु द्रव जैसा एक तरल पदार्थ दिखाई देता है। सामंथा टीम और कैप्टन को बताती है कि वोल्टेज की तलाशी के दौरान सिग्नल में अचानक उछाल आया था और यह इतना कम था कि किसी ने नहीं सुना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, खगोल वैज्ञानिक की राय में यह जहाज के अंदर से आया था।
चार्ली अपने सहयोगियों की बात सुनती है, लेकिन वह उन्हें यह बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती कि वे बैक्टीरिया को पूल में ले आए। लियोन उस लड़की से मिलने जाता है जिसका शरीर अजीब धब्बों से ढक गया है। डॉक्टर लड़के और सारा से मदद मांगते हैं। उन्हें लड़की को पकड़ना होगा, जबकि वह विश्लेषण के लिए मस्तिष्क मेरु द्रव का एक नमूना लेती है। डॉक्टर टीम को विश्लेषण के परिणामों के बारे में बताती हैं। पहले समुद्री जीवों में पाया गया पदार्थ एलिसिया की रीढ़ की हड्डी में पाया गया था। चेस का मानना है कि बैक्टीरिया लड़की की कोशिकाओं के साथ विलय करने की कोशिश कर रहे थे, और चार्ली स्वीकार करता है कि जहाज में उनके साथ चमकते हुए प्रवेश करते हुए देखा था। समांथा पृथ्वी के लिए एक नया संदेश रिकॉर्ड करती है। इस बार खगोल वैज्ञानिक की एक ऑडियो इमेज भी शामिल है। चार्ली बिना अनुमति सीलबंद डिब्बे में चला जाता है और पूल फिर से चमकने लगता है, प्रकाश के साथ असामान्य आकार बनाता है। उसी समय समांथा को इकाई से एक प्रतिक्रिया संदेश प्राप्त होता है, जिसमें एक छवि भी होती है। मिफुनो का हेलीकॉप्टर जहाज पर उतरता है क्योंकि वह उद्घाटन के लिए मौजूद रहना चाहता है। सिगर उसे पूल कैमरों से रिकॉर्डिंग और समांथा के संदेश के जवाब में भेजी गई छवि दिखाता है। खगोल वैज्ञानिक के अनुसार उनके पास उस महासागर की छवि है जो लाखों वर्ष पहले एक महाद्वीप के रूप में घिरा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार ईआर ने उन्हें याद दिलाया कि वे मनुष्यों की तुलना में पृथ्वी पर कहीं अधिक लंबे समय से थे और रहेंगे, और वे बस इतना चाहते हैं कि महासागरों को अकेला छोड़ दिया जाए और नष्ट न किया जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इकाई संदेशों का जवाब दे रही है। टीम के पास बातचीत करने और युद्ध विराम तक पहुंचने का मौका है। इसी बीच चेस एक दवा बनाता है जो रक्त कोशिकाओं को खाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर सकती है। यह खबर टीम के भीतर असहमति पैदा करती है। मिफुनो पूल में पदार्थ का परीक्षण करने की योजना बना रहा है, और अगर यह काम करता है तो आर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सिगर इससे असहमत हैं, कम से कम जब तक वे पुष्टि नहीं कर लेते कि वे ईआर के साथ बातचीत नहीं कर सकते। चेस बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करता है और दवा को ध्रुव में आजमाने का सुझाव देता है, लेकिन इसे खुले समुद्र में लॉन्च करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता। हर कोई प्रयोग देखने के लिए इकट्ठा होता है। चेस पानी में दवा लॉन्च करता है जो तुरंत ऊपर उठने लगती है, एक भयानक चीख का उत्सर्जन करती है जो कांच को चकनाचूर कर देती है। कप्तान को सूचित किया जाता है कि जहाज पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है और वे बस अंटार्कटिका के पानी में बह रहे हैं। लेकिन इससे भी बदतर, जहाज हिमखंडों से घिरा हुआ है। जहाज एक हिमखंड से टकराता है, लेकिन अचानक एक नीली चमक इसे कहीं और ले जाती है। कैप्टन इंजन चालू करने का आदेश देता है ताकि पृथ्वी के नियंत्रण से मुक्त हो सके। उसे यह भी समझ नहीं आता कि वे जहाज पर मौजूद सारी दवा को पानी में क्यों नहीं डाल देते। लेकिन सिगर कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है कि अब जो कुछ हुआ वो उसके पूल में किए गए बिना सोचे समझे प्रयोग की कीमत है, और दुनिया में कोई भी इतना पदार्थ नहीं बना पाएगा कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर सके। मामला सुलझाने का एक ही रास्ता है, एक समझौता करना। जब टीम पृथ्वी के साथ बातचीत कैसे करें ये तय कर रही होती है, तब वो चीज जहाज को हिमखंडों के बीच फंसा लेती है। चार्ली कैप्सूल की तरफ दौड़ती है ताकि नीचे जाए और पूरी आज्ञाकारिता के संकेत के तौर पर लूथर की बॉडी को ईआर के पास ले जाए। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद चार्ली अपना प्लान बदल देती है। वो लुका की आंखों को अपने दिल में इंजेक्ट कर देती है, जो ईआर से जुड़ सकते हैं, और कैप्सूल का दरवाजा खोल देती है। शरीर यूआर के नियंत्रण में आ जाता है और हिमखंड जहाज को छोड़ देते हैं, जबकि पानी के अंदर लड़की को अरबों रोशनी घेर लेती है। बाद में चार्ली जहाज को एक सुनसान जगह पर ले आती है। वो अपनी आंखें खोलता है और चमकती नीली आंखों से आसमान को देखता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।